ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए इन दिनों गोल्डन स्टैच्यू बॉय आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनको देखते ही लोगों के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं और इनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच जाती है। इनका नाम है इस्माइल खान, जो यूपी के महाराजगंज जनपद के रहने वाले हैं। फिलहाल आगरा के सेवला में रहते हैं। महज 17 साल की उम्र में 3 घंटों तक बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में खड़े रहकर स्टैच्यू आर्ट को परफॉर्म करते हैं। इस्माइल के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। घर में पिता इब्राहिम खान, माँ शाइमा खान के अलावा 5 भाई बहनें हैं। घर में सबसे बड़े होने के कारण जिम्मेदारियों की बोझ भी उसके कंधों पर ज्यादा है। इस्माइल 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर इस्माइल का बचपन जिम्मेदारियों के भार में कहीं खो गया। 8वीं क्लास से ही वे नौकरी करने लगे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, इसीलिए इस्माइल अपनी कला से रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस्माइल ने बताया कि YouTube पर कई कलाकारों को स्टैच्यू आर्ट परफॉर्म करते हुए देखा था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इसका हुनर सीख लिया। इन दिनों वाराणसी में भगवान राम के रामायण से जीवन जीने का सलीका सिखाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए ना कलम और ना ही किसी क्लासरूम का इंतजाम किया गया है, बल्कि रंगों के जरिए कैनवास पर रामायण कथा को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें शबरी के राम, वाल्मीकि के राम तो विश्वामित्र के भी राम को दर्शाया गया है। राम की इस पेंटिंग प्रदर्शनी में गुजरात से लेकर वाराणसी तक के चित्रकार शामिल हैं, जो अपनी कला के माध्यम से युवाओं में सहिष्णुता के साथ सामाजिक भेदभाव को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका संदेश दे रहे हैं। बता दें कि पहली बार वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में भगवान राम के जीवन पर आधारित आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया है, जो 23 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी। इस गैलरी को जनमानस के राम का नाम दिया गया है। इस आर्ट गैलरी में लगे 100 से ज्यादा तस्वीरों को बनाने वाले पूरे देश के कुल 27 कलाकार हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, कोलकाता, वाराणसी, गोरखपुर इत्यादि शहरों और प्रांतों के रहने वाले कलाकार हैं। इन तस्वीरों के रियलिस्टिक पेंटिंग के साथ मैथिल और अन्य कला शामिल है। दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली बत्तखें बार हेडेड गूज हिमालय और कराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर जैसलमेर पहुंचने लगी हैं। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के देगराय तालाब पर पर्यावरण संरक्षक सुमेर सिंह भाटी ने इन्हें देखा और अन्य पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों को इसकी सूचना दी। ये बत्तखें तिब्बत और पामीर की पठारी झीलों पर रहती हैं, जहां से ये सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास पर आती है। तालाब किनारे उगने वाली घास पर जीवन व्यतीत करने वाली इस बड़े आकार की बत्तख के सिर पर 2 काले रंग की धारियां होती हैं, जिस कारण इन्हें अंग्रेजी में बार हेडेड गूज कहा जाता है। बार हेडेड गूज के अलावा जैसलमेर के तालाब इन दिनों बत्तखों की नॉर्थन शोवलर, गॉडवाल, कॉमन पोचर्ड, क्रेस्टेड पोचर्ड, टफ्टेड पोचर्ड, कॉमन टील, कॉटन पिग्मी गूज, फेरुजिनस डक, नोब बिल्ड डक, मलार्ड और पिनटेल्ड डक सहित कई अन्य प्रजातियों की बत्तखों से गुलजार है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड क्षेत्र के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले कई दिनों से कुएं में खौफ पैदा कर रहे अजगर को आखिर रेस्क्यू कर लिया गया। सुविधाओं और संसाधनों के अभाव का हवाला देकर वन विभाग अजगर को रेस्क्यू करने में असफल रहा। आखिरकार निराश होकर वन विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ के रहने वाले सांप पकड़ने वाले भंवरलाल की सेवाओं को लेना पड़ा। संसाधनों की कमी का हवाला देकर अजगर को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने ही भंवरलाल और उनके साथी ने बिना किसी सुरक्षित संसाधनों के एक सीढ़ी और चारपाई के सहारे से ही 2 घंटे में अजगर को रेस्क्यू कर लिया। 10 फीट लंबे अजगर के पकड़े जाने पर खौफ के साए में जी रहे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने चैन की सांस ली है। बता दें कि दरियावद क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र वन्य क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में आए दिन यहाँ जंगली जानवरों, सांप और अजगर का ग्रामीण क्षेत्रों में आना आम बात है। ऐसे में अनुभव और ट्रेनिंग लेने वाले वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर एक अजगर को रेस्क्यू करने में असफल हो जाते हैं तो क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वन्य जीवों से सजा हुआ जिला कोरबा आज भी एक रहस्यमय दुनिया साबित हो रहा है। न जाने कितने ही विरल प्रजाति के जीव जंतुओं का आशियाना बना हुआ है ये जिला। यहाँ के एक ग्रामीण के घर के पास ही एक सुंदर और दुर्लभ प्रजाति का एक हरा रंग का सांप देखा गया। इसकी जानकारी RCRS संस्थान के सदस्य शेष बन गोस्वामी को दी गई।
एनटीपीसी रेस्क्यू टीम के सदस्य रघुराज सिंह मौके पर पहुंचे। सदस्यों के द्वारा देखा गया कि वो एक ग्रीन कील बैक सांप है। सदस्यों के द्वारा बड़े ही सुरक्षा और सावधानी के साथ सांप को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के राज्य संयुक्त सचिव निधि सिंह ने बताया कि ये दुर्लभ कील बैक स्नेक है, जो कि विषैला नहीं होता, लेकिन दुर्लभ होने के कारण इसे बचाना ज्यादा जरूरी है। सांप वन विभाग की चौथी अनुसूची में अंकित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। आपकी स्क्रीन पर पहाड़ गिरने की तस्वीरें किसी पहाड़ी क्षेत्र की नहीं हैं, बल्कि राजसमंद का बेशकीमती निझरना खनन क्षेत्र है, जहां पिछले दिनों एक असुरक्षित रास्ते में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई मजदूर और मशीनरी इसकी चपेट में नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जुलाई और अगस्त में ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य गणेश दास वैष्णव की अगुवाई में खान विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और इस असुरक्षित रास्ते को बंद करवाने की मांग की। ग्रामीणों की शिकायत के बाद खनन विभाग ने इस असुरक्षित मार्ग को कुछ दिन पहले ही बंद करवा दिया। ग्रामीण और जनहित में खान विभाग के अधिकारियों ने मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और वहां नोटिस भी लिख दिया कि रास्ता असुरक्षित है। वहीं मौके पर खनन करने वाले मालिकों को भी सावधानी पूर्वक और असुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर माइनिंग करने के आदेश दिए हैं। उदयपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत विद्यार्थियों का सहारा लिया है। शहर के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जवानों के साथ पीली टी शर्ट पहनकर विद्यार्थी तैनात रहेंगे। इन्हें स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटियर नाम दिया गया है। ये ट्रैफिक वॉलंटियर भीड़ भरे चौराहों पर वाहनों को सही तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करने के साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों को जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। करीब 70 विद्यार्थियों की एक टीम तैयार की गई है। इसमें हर चौराहों पर इन्हें नियुक्त किया गया है, जहां ये ट्रैफिक की कमान संभालने लगे हैं। ये विद्यार्थी भी खासे उत्साहित है और इनका मानना है कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के प्रयास में जरूर सफल होंगे। विभागों की आपसी खींचतान में विकास योजनाएं कैसे लोगों के सिर दर्द बन जाती हैं, ये साफ दिखता है उत्तराखंड की सड़कों को देखकर। सड़क तो सालों पहले बन गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनकी ऐसी हालत है कि ग्रामीणों का कहना है कि इससे अच्छा तो सड़क ही नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई जा रही है, उन पर सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है। कई जगहों पर खतरनाक सड़क जानलेवा बनी हुई है। जिन सड़कों का काम पूरा हो गया है, उन पर डामरीकरण का कार्य तक पूरा नहीं हो पाया। दरअसल उत्तराखंड में 1850 किलोमीटर लंबी 204 सड़कें ऐसी हैं जो एक तरह से लावारिस पड़ी हुई हैं। इन सड़कों से मोटे तौर पर कम से कम 250 गांव जुड़े हैं, जिनकी आबादी 40,000 से भी ज्यादा है। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थीं। इनको सालों पहले लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो जाना था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने ये सड़कें ली नहीं और PMGSY के पास इनके लिए फंड है नहीं। नतीजा जर्जर हो चुकी ये सड़कें अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं। सोनभद्र जिले के छोटे से गांव में रहने वाले चंदन कुमार गुप्ता, जो भारत के ब्लाइंड क्रिकेट उत्तर प्रदेश के उप कप्तान, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने क्रिकेट की प्रतिभा का परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। चंदन कुमार को वर्ष 2022 में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दुबई में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें देश के कई हिस्सों में नागेश ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला। चंदन कुमार अब तक कुल 24 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 21 इनिंग्स हैं एवं अब तक 1006 रन में से 2 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। भविष्य के लिए चंदन कुमार का दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट विश्व कप कोचिंग के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर सोनभद्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। भोरमदेव शिव मंदिर के ठीक बाजू में बूढ़ा महादेव है, जिसकी विशेष पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। इस ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। 1000 साल पुराना मंदिर आज भी मजबूती के साथ खड़ा है।
इसकी तुलना खजुराहो के मंदिर से की जाती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी कलाकृतियां अद्भुत हैं, जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर के 3 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर व दक्षिण दिशा में। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जिसका निर्माण बेहद खूबसूरत है। मंदिर के हर हिस्से में कलाकारी की गई है। मंदिर में शिवलिंग 5 फीट नीचे गहराई में स्थापित है। कहा जाता है कि इसे 6 माह में रात में बनाया गया था। उज्जैन आकर भगवान महाकाल के दर्शन करने की चाहत रखने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब हफ्ते में 4 दिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह का भक्त दर्शन कर सकेंगे। ये सुविधा बिल्कुल निशुल्क होगी। चारों दिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रद्धालुओं को गर्भगृह में एंट्री मिलेगी। सप्ताह के 4 दिन है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार। नई दर्शन व्यवस्था को आखिरी ट्रायल के बाद लागू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतें और शिकायतों के बाद इस पर विचार किया जा रहा था, जिसे अब लागू कर दिया गया। नई व्यवस्था के बाद निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी गंगा जल की जरूरत हो, अपने नजदीकी डाकघर में जाइए और गंगा जल ले आइए। केंद्र सरकार की पहल पर डाकघरों में गंगा जल उपलब्ध करवाया गया है। डाक अधीक्षक राम अवतार सोनी ने बताया कि कोरोना काल में जहां सब कुछ थमसा गया था, लॉकडाउन के कारण लोग धार्मिक यात्राओं पर नहीं जा पा रहे थे, तब केंद्र सरकार ने डाकघरों के जरिए आमजन को गंगा जल उपलब्ध करवाने की शुरुआत की। अब डाकघरों में गंगा जल की मांग बढ़ने लगी है। बढ़ती मांग के कारण जिले के 64 डाकघरों में गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। 200 ml की पैक बोतल की कीमत सिर्फ 30 रुपए है। जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य हो, इसे लाकर काम में लिया जा सकता है। जनवरी में जब झुंझुनू में इसकी शुरुआत की गई, तब पूरे महीने में महज 5 बोतलें बिकी थी, लेकिन अब इनकी मांग बढ़ रही है। अक्टूबर माह में 40 से अधिक बोतलें खरीदी गई। शुरुआत में गंगा जल की डाकघरों में कम डिमांड थी, लेकिन अब लोगों का रुझान बढ़ गया है। डाकघर से ही गंगा जल खरीदने लगे हैं। झुंझुनू के डाकघर में भी गंगा जल की मांग लगातार बढ़ी है। कुल्लू जिला मुख्यालय अटल सदन के सभागार में भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रदेश भर के सभी जिले से 200 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस राज्य स्तरीय कला उत्सव में छात्र छात्राएं 10 विभिन्न प्रकार की विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्राफ्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मकसद बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाना है। कार्यक्रम के पहले दिन शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक लोक संगीत और नाटक अभिनय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 24 एस्कॉर्ट अध्यापक और 12 डाइट समन्वयक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में जुटे हैं। इसमें 10 कैटेगरीज में अलग अलग बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर 3D विजुअल आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैं हिमाचल का कल्चर दिखाते हुए एक मूर्ति बना रही हूँ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बाल देखरेख संस्थानों के बच्चों की कला इन दिनों सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लोग इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को हाथों हाथ ले रहे हैं। बच्चों की कला कृतियों की कीमत भी बच्चों ने ही तय की है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की ओर से 19 नवंबर से गीता महोत्सव में संस्थानों में आश्रित बच्चों के हस्त और शिल्प कला की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए आर्ट वर्क, वेस्ट मटेरियल से बना वर्क और अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शन के साथ कलाकृतियों की बिक्री हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर हस्तकला और शिल्पकला के महारथियों के महासंगम में नन्हे बच्चों की कलाकृतियां भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित हो रही हैं। बच्चों की कलाकृतियों की बिक्री होने पर उनकी बिक्री राशि सीधा बच्चे के खाते में डाल दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बच्चों की कला प्रदर्शन होने पर उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी कला में निखार भी आएगा। दूल्हे को घोड़े पर बैठकर बारात ले जाते देखना बहुत आम बात है और ये सभी ने देखा भी है,
खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर अपने दूल्हे को न्योता देने निकली। जब एक दुल्हन घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकली तो हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। बारात में शामिल लोग घोड़ी के आगे पीछे परिजन नाचते गाते हुए नजर आए। गाजे बाजे के साथ ये दुल्हन अपने दूल्हे को न्योता देने पहुंची। दरअसल शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और बुरहानपुर में अब आपको दुल्हनों की बारातें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, सही सुना है आपने, बारातें दूल्हों की नहीं दुल्हनों की। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दुल्हन की बारात की ही है। घोड़ी पर सवार दुल्हन अपने होने वाले जीवन साथी को विवाह करने के लिए आमंत्रण देने जा रही है। ये एक परंपरा है, एक रस्म है जो गुजराती समाज में निभाई जाती है। इस समाज में दूल्हे की बजाय दुल्हन को घोड़ी पर सवार करके बारात निकालने की पुरानी परंपरा है। इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। तमिलनाडु के मदुरई का अरीटापट्टी गांव पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज गांव बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए ये दर्जा इसे दिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी खुद पर्यावरण मुख्य सचिव प्रिया साहू ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। इस गांव को ये दर्जा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के मुताबिक दिया गया है। अरीटापट्टी अपने आप में हजारों वर्ष पुराने एक ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। ये क्षेत्र करीब 193.21 हेक्टेयर में स्थित है। इस गांव के आसपास करीब 7 ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों सहित 3 बांध हैं, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। इस साइट पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई संरचनाएं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख और 2200 साल पुराने पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर स्थित हैं, जो इसके कई ऐतिहासिक मूल्यों से इसको जोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन चट्टानें, कुदेवरा, शिव मंदिर, 2000 वर्ष पुराने जैन घाटियां भी स्थित हैं। एक तरफ जहां थानों में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, गांव में छोटी सी विवाद को लेकर लोग थाने पहुंच जा रहे हैं, वहीं बिहार के जहानाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों ने मिसाल पेश की है। इस गांव में आजादी के बाद से कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। दरअसल घोसी प्रखंड स्थित लखावर पंचायत के धोताल बिगहा गांव में आपसी विवाद को लेकर ये लोग कभी थाने नहीं गए। गांव के किसी भी शख्स ने आपसी लड़ाई को लेकर थाने में FIR नहीं दर्ज कराई। गांव में किसी बात को लेकर विवाद होता भी है तो उसे आपस में ही निपटा लिया जाता है। छोटे मोटे विवाद गांव के बड़े बुजुर्ग की पहल पर निपटा लिए जाते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में विवाद होने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सुलह करा देते हैं। लोगों ने बताया कि गांव एकता के सूत्र में इसी तरह से बना है कि पंचायत चुनाव में भी वार्ड और सरपंच पद से निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। बताया जाता है कि करीब 50 साल पहले यहाँ एक बकरी को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने बकरी पालना ही छोड़ दिया ताकि किसी तरह का विवाद ही ना हो। सांप को देखते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल एक सांप को अपनी तरफ आता देख महिला ने उसे चप्पल फेंक कर मारी, जिसके बाद सांप ने चप्पल को मुंह में दबाया और भाग निकला। भागने के दौरान उसका फन हवा में था और चप्पल मुंह में। ऐसी तस्वीर देखकर सोशल मीडिया पर जहां लोग हैरान हैं, वहीं ये वीडियो तेजी से लोग शेयर भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कहां का है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वीडियो क्लिप को 34,000 से अधिक व्यूज और 1700 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। IFS अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 2 मीटर लंबा एक खतरनाक कोबरा सांप एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसे घर में घुसते देख घबराई महिला उसे चप्पल फेंक कर मारती है। खुद को चप्पल लगने से सन्न कोबरा सांप एक बार के लिए ठिठक जाता है। अगले ही पल वो चप्पल को मुंह में दबाकर फन उठाए सरपट वहां से भाग जाता है। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के पहाड़िया टोला के दर्जनों परिवार को रोजगार नहीं मिलने पर अपने पुश्तैनी कार्यों को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जिनमें मुख्य कार्य चटाई का है। दर्जनों परिवार चटाई के कार्य से जुड़े जीविका चला रहे हैं। पहाड़िया टोला के दर्जनों परिवार हस्तशिल्प कारीगरी से जुड़ी चटाई बनाने की अद्भुत कला को पुश्तैनी ढंग में सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। मोहल्ला चटाई वाला में रहने वाले लोग भूमिहीन हैं, जो इधर उधर नौकरी करने की बजाय चटाई बनाकर अपने परिवारों की जीविका चला रहे हैं।
दरअसल कारीगर अपने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से खजूर के पत्तों को तोड़कर लाते हैं, जिसको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। फिर एक एक कर सभी पत्तों को तोड़कर उसे चीरने का काम किया जाता है, जिसके बाद चटाई बनाने का काम शुरू होता है। फिर इसे नजदीकी हाट बाजार में ले जाकर चटाई 100 रुपए की दर से बेची जाती है। लेकिन यहाँ के कारीगरों का कहना है कि आज के इस आधुनिक युग में 100 रुपए बहुत कम पड़ जाए।